नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। 21 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह आप यहां पर देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और तमाम जानकारी खास करके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हम हमेशा की तरह यहां पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। नो डाउट ऐसा संग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं, पूरे क्लास को ध्यान से देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा क्या ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे या फिर नहीं। उसका फैसला आप स्वतः कर पाएंगे। उसके बाद पूरी निरंतरता के साथ इस क्लास को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं। पिछले जो क्लास में हमने एक प्रश्न पूछा था उससे। दरअसल ये प्रश्न था कि बिहार सरकार ने हाल ही में राजगीर में शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है। अब यहाँ पर हमने पूछा कि बताएं कि यह देश का कौन सा शेर प्रजनन केंद्र होगा, और ऐसे में राइट आंसर जो है यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि ये इसका चौथा केंद्र है। चलिए अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। अच्छा, उससे पहले ये ध्यान आप लोग रखेंगे, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स का ये स्पेशल कोर्स है। इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। अच्छा, एक बात, आज के सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, करंट अफेयर्स जो है किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से एक अहम टॉपिक होता है। अगर हम बीपीएससी के ही दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर हमें लगभग 35 से लेकर 38 प्रश्न हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है। और ऐसे में प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इसे सोचिए, प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है 100 के आसपास होता है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, समान रूप से 100 के आसपास होता है। और उस 100 में से अगर हम 30 अंक करंट अफेयर से लेकर आ जाएं तो कितना आसान हो जाएगा। और ये बिल्कुल संभव है, और ये संभव हमने किया है। जिस प्रकार से चीज़ें हम आपको दे रहे हैं इस सीरीज में, बहुत आसान हो गया। चीज़ों को बस आप पढ़िए, पूरी टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर प्रिपरेशन होगी या फिर नहीं होगी, क्या फिर अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये सीरीज आपके लिए ही संचालित हो रही है। और यहाँ पर जो चीजें हम जिस रूप में बताते हैं, बस आपका काम यह है कि चीजों को विस्तृत तौर पर तैयार कीजिए, मतलब उसे सेट कीजिए, दिमाग में याद रखने का प्रयास कीजिए। बना बनाया नोट्स हम आपको खुद ही दे रहे हैं, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से। हाल ही में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत करने वाला, फिर ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? ये एक प्रश्न है। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान आप लोग रखेंगे, इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो विकल्प नंबर ए होगा, यानी कि बिहार। अच्छा, इसको लेकर विस्तृत जानकारी हम देखने वाले हैं, किस चुनाव में या फिर कब से इसकी शुरुआत होने वाली है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है कि जो खास करके मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली, या फिर ये बोले कि ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है बिहार ने भी। देखिए यहाँ पर वो चीजें हमने लिखा है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। दरअसल ये ध्यान रखिए, इसकी शुरुआत जो होगी ये घोषणा हो चुकी है, मतलब ये संचालित होगा इसमें, जो दरअसल 28 जून को होने वाला नगर निकाय चुनाव है वहां पर। तो ऐसे में बिहार जो है ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यही एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न था। अब इस प्रणाली का उद्देश्य उन मतदाताओं को वोट को लेकर सक्षम बनाना जो खास करके दिव्यांग हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, दूसरी जगह कार्य करते हैं जाके, वरिष्ठ नागरिक हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, और वो गंभीर अगर किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो वैसे लोग जो खास करके वोट देने में सक्षम नहीं है तो उन्हें सक्षम बनाया जाएगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से। यानी कि ये इस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है। अच्छा, ये किस माध्यम में संचालित होगी? मोबाइल ऐप से। वो कौन सा मोबाइल ऐप है? ऐसे में एक मोबाइल ऐप का नाम तो सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पर वही हमने लिखा कि यह प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप से संभव हो पाएगी। इनमें एक है ई वोटिंग SECBHR, और आपको ध्यान रखना है कि जैसे CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, अर्थात CDEC द्वारा तैयार किया गया। जबकि दूसरा जो है, ये जो दूसरा अन्य एक ऐप है जिसे कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं है, तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा। ये दोनों मोबाइल ऐप के माध्यम से ये जो ई वोटिंग प्रणाली की हम बात कर रहे हैं ये संभव हो पाएगी। हालांकि यहाँ से कुछ चीजें और भी अगर निकल कर आती है तो आने वाले दिनों में हम आपको जरूर बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की। अच्छा, इसकी स्थापना जो हुई थी ये वर्ष 1994 में हुई थी। आपको यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं, इंटरनेट पर कई सोर्स में, कई स्रोत में ये आपको 1966 दिखेगा। इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कई जगह पर 1994 भी होगा। अच्छा, 1994 को हमने सही क्यों माना है? दरअसल बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की जो आधिकारिक
वेबसाइट है वहां पर इसकी स्थापना को लेकर 1994 ही लिखा गया है। तो इस लिहाज से हमने इसे सही माना और वास्तव में ये सही है भी। 1966 गलत है, जहां पर भी विकिपीडिया आदि कहीं पर भी आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि बिहार में सबसे पहले नगर निगम पटना में वर्ष 1952 में स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑलरेडी ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है ये राज्य निर्वाचन आयोग की है। अच्छा, बिहार में नगर निकाय चुनाव में पहली बार ईवीएम का जो प्रयोग हुआ था ये 2017 के चुनाव में हुआ था। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी है जो आपको ध्यान रखना है। आइए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न भी अपने आप में बिहार करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा विरासत वृक्ष के रूप में चयनित पेड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, इस तरह का पहल बिहार में पहली बार हुआ है। विरासत वृक्ष को लेकर खास करके ये मतलब संरक्षण को लेकर सारी चीजें हो रही है। तो विकल्प जो हमें दिया गया है, आइए सभी विकल्पों को एक एक पढ़ते हैं और उसके बाद हम चयन करेंगे कि कौन सा इसमें सत्य है। देखिए पहला विकल्प है कि कुल 100 पेड़ों को चयनित किया गया है जिसमें कि सभी जो है ये पीपल के पेड़ हैं, ये बिल्कुल असत्य है। देखिए 32 पेड़ों का या फिर 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया जिनमें 28 की उम्र जो है ये 32 में से 28 की उम्र 100 से अधिक है, 100 वर्ष से अधिक है, ये बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। अगला, यह सभी पेड़ केवल पश्चिमी चंपारण में है, ये गलत है। कुल मिला के 5 जिलों से संबंधित है, वो चर्चा अभी हम करेंगे। अच्छा, यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है, बिल्कुल असत्य है। तो राइट आंसर हमारा होगा विकल्प नंबर बी। और ये बिहार को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न मतलब इसके एक्सप्लेनेशन पे। देखिए बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड यानी कि बीएसबीबी ने 16 जून 2025 को पहली बार राज्य में 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन 32 वृक्षों में से अगर हम देखें तो बरगद के 12 पेड़ हैं, पीपल के 6 हैं, पाकड़ के 3 हैं, महुआ के 2 हैं। अच्छा, पाकड़ क्या होता है आप लोग देखे होंगे, पीपल के वृक्ष के ही तरह होता है एक, खास करके उसमें जो लाल लाल फल होता है, गर्मी के मौसम में विशेष रूप से देखते होंगे, मतलब बहुत बड़ी पेड़ होती है। उसके बाद एक महुआ, फिर नीम का 2, खिरनी का 1, सेमल का 2। सेमल मतलब जो रुई होता है जिसको हम लोग गाँव देहात में सिमर का पेड़ बोलते हैं, तो वो हो गया। और फिर गुल्लर जानते ही होंगे, इमली का 1, गुल्लर का 1, कल्प वृक्ष का 1 तथा कनक चंपा का 1 वृक्ष शामिल है। तो इन सभी को अभी हाल ही में ये दर्जा दिया गया है 32 पेड़ों को। अच्छा, इसको लेकर अब ये चीजें ध्यान रखिए, ये सभी पेड़ जो अभी चयनित हुए हैं ये 5 जिलों से संबंधित है, बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर। अच्छा, इसके अतिरिक्त इसमें याद रखने लायक कुछ चीजें और भी है, जैसे कि औरंगाबाद का जो पेड़ अगर हम बात करें यहाँ पर औरंगाबाद की, तो यहाँ का 500 वर्ष बरगद का जो वृक्ष है इस सूची में सबसे प्राचीन है। ये कहा गया कि 500 वर्ष ये बरगद का वृक्ष है। ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, इसमें बरगद के ही वृक्ष की संख्या अधिक है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 है, जबकि अन्य 27 वृक्ष भी 100 वर्ष से अधिक है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कहीं पर कि इसमें खास करके, अच्छा विकल्प में यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि इसमें 32 पेड़ जो है जिसकी उम्र जो है आपको ध्यान रखना 32 में से 28, इसकी उम्र 100 से अधिक है, तो एक तो 500 से अधिक है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए ओवरऑल 28 वृक्ष जो है ये 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। अच्छा, बाकी जो 4 वृक्षों की जो आयु है ये 70 से 90 वर्ष के बीच की है। तो ये सारी बातें इसको लेकर कही गई है। अब सरकार ने ऐसे वृक्षों के बारे में पता लगाने और संरक्षित करने के लिए एक पहल भी किया है। दरअसल बिहार हेरिटेज ट्री नामक एक ऐप भी विकसित किया है। अच्छा, ये ऐप जो है बिहार हेरिटेज जो खास करके ट्री ऐप जो लॉन्च हुआ है, ये ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये नाम का ध्यान रखिए, मतलब ऐप का नाम ध्यान रखिए और किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, बिहार सरकार द्वारा। अब यहाँ पर समझिएगा, इस ऐप के माध्यम से आम लोग अर्थात जनप्रतिनिधि इस पर अपने जिले, मोहल्ले, पंचायत, ब्लॉक आदि के विशिष्ट वृक्ष की तस्वीरें जीपीएस लोकेशन के माध्यम से, जो जियो टैग्ड तस्वीर होती है, वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिसकी वेरिफिकेशन होगी और उसमें अगर कोई विशेषता पाई जाती है तो उसे विरासत वृक्ष की सूची में शामिल किया जाएगा और उन्हें राजकीय स्तर पर संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये सरकार की पहल है वृक्षों को संरक्षित करने की दिशा में। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर समझना, ध्यान रखना। जो संभवतः इंपॉर्टेंट जानकारी जो मुझे यहाँ से नजर आई है एग्जाम में पूछे जाने योग्य, उसका यहाँ पर जिक्र आपके बीच हमने कर दिया है।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर जैव विविधता की बात हुई है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पर है, ये भी एक अपने आप में प्रश्न है। तो बिहार के अररिया जिले के कुशियार गांव में है, ये चीज ध्यान रखिए। जबकि दूसरा कहाँ पर है, गया में है। तीसरा कहाँ पर है, सुपौल में है, ये प्रस्तावित है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान के उर्मिया शहर में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए किस नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है? देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, इस अभियान का नाम है ऑपरेशन सिंधु। ये ध्यान रखिए, सिंधु इसका मतलब, ऑपरेशन सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंदूर नहीं, सिंधु। ये ध्यान रखिए, ऑपरेशन सिंधु तो पाकिस्तान के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई थी जो अभी 7 जून को हुई थी। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में 18 जून 2025 को ऑपरेशन सिंधु नामक अभियान की शुरुआत की थी या फिर चलाई थी। अब ये क्या है? दरअसल इसका उद्देश्य ईरान के उर्मिया मेडिकल जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पर पढ़ रहे लगभग 110 भारतीय छात्रों को वहाँ के सुरक्षा संकट से बाहर निकालना एक मूल उद्देश्य था। जो एक्चुअली तस्वीर भी आप फ्लाइट के अंदर की देख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ये समझिएगा, इसमें सबसे पहले इस ऑपरेशन के दौरान इन छात्रों को जो खास करके यहाँ पर पढ़ रहे थे, अभी जो खास करके जो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ, जो युद्ध चल रही है, इसको लेकर सुरक्षा मुद्दे को ध्यान रखते हुए अभी छात्रों को वापस लाया गया है। सबसे पहले जमीनी स्तर से यानी कि रोड के माध्यम से इस मार्ग से ईरान से उन्हें आर्मेनिया लाया गया, फिर वहां पर आर्मेनिया से उन्हें वायु मार्ग से यानी कि फ्लाइट से भारत अर्थात दिल्ली लाया गया। तो ये तस्वीर वही तस्वीर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर बात यह है कि किस वजह से मतलब भारतीय छात्र वापस बुलाए गए हैं या फिर भारत सरकार द्वारा उनकी निकासी वहां से की गई है और इस अभियान का नाम क्या दिया गया, मूलतः ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आइए इसको लेकर कुछ बातें और हम देखते हैं, चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। देखिए, अभी हमने बोला कि ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव का माहौल है या फिर युद्ध चल रहा है, तो मौजूदा समय में ईरान और इजराइल के बीच तनाव का माहौल है और दोनों देशों के बीच जो युद्ध है ये विध्वंसक स्तर पर हो रही है। आपने देखा बहुत सारे खास करके तस्वीरें, वीडियोज वगैरह इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आदि पर देखते होंगे। विनाश के मतलब कगार पे पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हो रहा है, मिसाइल एकदम दोनों देश एक दूसरे पर छोड़ रही है। और ऐसे में यहां पर एग्जाम स्वरूप 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे में इजराइल ने 13 जून 2025 को, हालांकि ये चीजें हम आपको बतला चुके हैं कि 13 जून 2025 को ईरान के खिलाफ इजराइल ने बड़े पैमाने पर हवाई और जासूसी हमले किए, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है कि इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा, मतलब ये नाम दिया गया है इजराइल की तरफ से। और इस अभियान को यानी कि इजराइल की इस खास करके पहल को अभी हाल ही में, अर्थात ये बोल सकते हैं कि इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, यानी कि मतलब इसके विपरीत, इसके जवाब में। तो दोनों देशों का अभियान यहां पर ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आगे आने वाला एग्जाम है वहां पर पूछे जाने की संभावना है। अब देखिए, यहां पर भारत सरकार, क्योंकि एक्चुअली बात हम कर रहे थे इस प्रश्न में, भारत सरकार द्वारा खास करके भारतीय नागरिक को विभिन्न देशों से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भारत वापस लाया जाता है, स्वदेश लाया जाता है, ऐसे में कुछ जानकारी यहां पर हम आपको देंगे। अच्छा, उससे पहले यहां पर एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के युद्ध की, तो सबसे पहले एक और प्रश्न है, उसे हम देख लेते हैं। उसके बाद हम वहां पर वो खास करके सूची आपको दिखाने वाले हैं जो अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। चलिए, यहां पर यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न है और ऐसे में सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, पहला विकल्प है कि ईरान द्वारा आतंकवादी संगठनों जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को दी जा रही सैन्य सहायता इस संघर्ष का प्रमुख कारण बनी है। देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है, हालांकि इसके अतिरिक्त भी कई सारे कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण यहाँ पर अगर हम बोलें तो यही है। दोनों देशों के बीच खास करके देखिए, यहाँ पर इसको समझिए, जो खास करके ईरान और आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह और हमास को ईरान द्वारा एक्चुअली में जो उसे दिया जा रहा सैन्य सहायता, तो इजराइल इसे अपने खिलाफ एक प्रकार की रणनीति समझता है, तो जिसका विरोध करता है। और यहाँ पर यह ध्यान रखें, दूसरे विकल्प में देखें तो इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बनाते हुए या फिर खतरा मानते हुए ये ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की है, तो ये भी यहाँ पर सत्य है। अच्छा, इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, ये भी यहाँ पर सत्य है। अगला विकल्प है कि चाइना और अमेरिका दोनों देशों ने इस संघर्ष में
ईरान का समर्थन क्या है। देखिए यहाँ पर जो विकल्प है ये बिल्कुल औसत है। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ समझना यह है कि अमेरिका ने खास करके अगर हम देखें तो इजराइल का यहाँ पर समर्थन क्या है। इसमें चाइना ने तटस्थ भूमिका निभाई है, किसी भी देश का मतलब यहाँ पर समर्थन नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने खुलेआम इजराइल का समर्थन किया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। आइए अब यहाँ पर हम सूची की जो बात कर रहे थे उसे देख लेते हैं। देखिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख निकासी अभियान जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें जो आपको याद रखना है वो जो इंपॉर्टेंट है वो आपके बीच हमने रखा। ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री, वंदे भारत, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन इंद्रावती और ऑपरेशन सिंधु जो 2025 वाला। यहाँ पर सभी मतलब जानकारी हमने लिख दिया है कि मतलब कहाँ पर फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, स्वदेश लाने के लिए ये अभियान चलाया गया। एक ही जगह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कोविड-19 के समय चलाया गया था ऑपरेशन वंदे भारत 2020 में। ये पूरी की पूरी सूची है। मुझे लगता है कि यहाँ से मतलब चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ये तो बात यहाँ पर भी कि विभिन्न देशों में जो फंसे भारतीय हैं उन्हें स्वदेश वापस लाने को लेकर, लेकिन इसमें भी एक अलग से जानकारी हमने आपको ये दिया है कि भारत सरकार द्वारा पूरी दुनिया में जो खास करके मानवीय सहायता को लेकर अभियान चलाया जाता है, अभी हाल ही में पिछले 2-3 वर्षों में अगर हम देखें कहां कहां पर चलाया गया, उसका नाम क्या दिया गया है। जैसे कि अभी हाल ही में मार्च 2025 में चलाया गया ऑपरेशन ब्रह्मा। दरअसल ये है क्या, तो भूकंप के बाद म्यांमार में राहत और बचाव कार्य के लिए चलाया गया था। म्यांमार में जो एक विनाशकारी भूकंप आया था वहां पर। अच्छा, इससे पहले सितंबर 2024 में ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। चक्रवाती तूफान यागी का नाम आपने सुना होगा। इस तूफान से प्रभावित जो देश थे म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ऐसे देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। फिर इससे पहले 2023 में 18 मई को ऑपरेशन करुणा चलाया गया था म्यांमार में आए चक्रवात के बाद यहाँ पर राहत और बचाव कार्य के लिए। तो ये सभी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं जितने भी लोग बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आपको टेस्ट सीरीज जो दिया जा रहा है समय पर आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा। देखिए 11 नंबर जो टेस्ट है आपको ध्यान रखना, ये 22 जून 2025 को 9 बजे शाम में मिलेगा। प्रत्येक सप्ताह 2 टेस्ट का आयोजन हो रहा, और ये सभी टेस्ट जो नंबर से हम लोग जा रहे हैं ये फुल लेंथ टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट की संख्या 70 है। एग्जाम तक आपका 70 फुल लेंथ टेस्ट कवर होगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर 150 से अधिक सेक्शनल टेस्ट भी दिखेगा इस कोर्स में। आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, इस कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। अच्छा, करंट अफेयर्स की जो हमारी स्पेशल ये क्लास होती है, सीरीज चलती है, इसके तहत विभिन्न प्रकार के जो पीडीएफ नोट्स जारी होते हैं, डेली वाला हो गया, मंथली हो गया, ईयरली हो गया, वो सभी प्रिंटेबल नोट्स और इसके अतिरिक्त स्पेशल पीडीएफ टेस्ट सीरीज आती, वो सभी आपको इसी में मिल जाएगा। कह सकते हैं कि कंप्लीट प्रिपरेशन की तैयारी आप इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर आते हैं 5वें प्रश्न पे। देखिए 5वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हांग हैंग 102 नामक एक उपग्रह जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अभी लॉन्च किया गया है। देखिए यहां पर जो विकल्प आपको दिख रहे हैं, इन सभी विकल्पों में राइट विकल्प है विकल्प नंबर सी, यानी कि भूकंप पूर्व विद्युत चुंबकीय संकेतों और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए, यानी कि एक प्रकार से पूर्वानुमान करेगा, इसको लेकर अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है। आइए अब यहाँ पर इससे संबंधित तथ्यों को हम देखते हैं जो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। दरअसल झांग हैंग 102 जो सैटेलाइट यानी कि इस उपग्रह की जो हम बात कर रहे हैं, ये चाइना द्वारा 14 जून 2025 को लॉन्च किया गया। तिथि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। अच्छा, इसका उद्देश्य जो है ये भूकंप से पहले उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संकेतों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिंबल को ट्रैक करना और प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में यह लॉन्च किया गया है। अब इसी में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो पहल है या फिर जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ये चाइना ने किसके सहयोग से लॉन्च किया है। अब यहाँ पर उसके बारे में लिखा गया, यह चाइना और इटली का संयुक्त जो मिशन है CSES यानी कि चाइना सिस्मो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सैटेलाइट, ये इसका मतलब संयुक्त पहल है, इसी का ये हिस्सा है जिसे कि लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में स्थापित किया गया, जो लगभग 500 से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है और इसका जीवन काल जो है ये लगभग 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि इस सैटेलाइट को कहाँ पर लॉन्च किया गया है, कि चाइना द्वारा किसके सहयोग से लॉन्च हुआ है, सैटेलाइट का जीवन काल क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, झांग हैंग 1 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 102 की बात हो रही है, 1 की बात करें तो इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। झांग हैंग 1 जो लॉन्च हुआ था, इसका ये उन्नत संस्करण है जो अभी हाल ही में झांग हैंग 102 लॉन्च हुआ है,
है इसका ये उन्नत संस्करण और दूसरा संस्करण है, यानी बोल सकते हैं उन्नत वर्जन है इसका, मतलब एडवांस वर्जन है इसका, मतलब इसी में सुधार करते हुए कुछ एडवांस फीचर के साथ ये लॉन्च हुआ है, ये इसका दूसरा संस्करण है। अच्छा, एक शब्द जो यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं बार बार, झांग हैंग, दरअसल ये एक शख्स का नाम है, यहाँ पर वो चीजें हमने लिखा है। झांग हैंग नाम चाइना के प्राचीन वैज्ञानिक झांग हैंग के नाम पर रखा गया है। दरअसल इन्हें आप जानते हैं भूकंप मापक यंत्र सिस्मोग्राफ के आविष्कारक के रूप में, सिस्मोग्राफ का आविष्कार इन्होंने ही किया था। ये चीजें यहाँ पर समझने योग्य है। अच्छा, एक चीज, चाइना की बात यहाँ पर हो रही है और ऐसे में अंतरिक्ष को लेकर हम ये सारी बातें कर रहे हैं। अब यहां पर समझिएगा एक जानकारी, तियांगी गोंग के बारे में आपने नाम सुना है, जरूर सुना होगा। ये एक अंतरिक्ष स्टेशन है और इसका निर्माण जो है चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी CNSA द्वारा किया गया है। और ये तियांगोंग जो अंतरिक्ष एजेंसी है ये स्वतंत्र रूप से चाइना के अधीन है, उनका खुद का ये अंतरिक्ष एजेंसी है। पूरी दुनिया में अभी कोई, मतलब चाइना के अतिरिक्त कोई ऐसा देश नहीं है जिसका खुद का अंतरिक्ष खास करके स्टेशन हो, अंतरिक्ष एजेंसी नहीं, सॉरी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अंतरिक्ष स्टेशन की, एक्चुअली स्पेस स्टेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए। हालांकि जो अन्य देश हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे नासा, ESA आदि इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये सभी इस्तेमाल किसका करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, वो उसमें सम्मिलित तौर पर कई सारे देश हैं खास करके। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तियांगोंग की, तो ये इनका खुद का, ये पहला देश है जिनका खुद का ये अंतरिक्ष स्टेशन है। आई होप ये चीजें यहाँ पर विस्तृत तौर पर क्लियर हो गई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न इसरो का है, इसरो संबंधित है और शुक्रयान मिशन को लेकर है। तो यहां पर पहला जो कथन है यह है कि इसरो ने घोषणा की है कि शुक्रयान 1 जो है इस मिशन को 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। देखिए यहां पर हमसे पहले पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए सबसे पहले हम सभी कथन को पढ़ते हैं और ये डिसाइड करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये वाला जो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके तहत शुक्र की सतह पर रोवर उतारने की योजना है जो कि पहली बार किसी भारतीय मिशन में होगा। देखिए इसमें रोवर उतारने की किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है फिलहाल, तो ये असत्य हो जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही है या फिर कौन कथन सही है। तो कथन केवल एक सही है, एक सत्य है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको लेकर चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए इसरो जो है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। 18 जून 2025 को घोषणा इसने की है कि शुक्रयान 1 जो मिशन है ये 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, कथन 2 जो है इसका गलत है, जो एक्चुअली यहाँ पर लिखा गया था, जो लिखा गया कि इस शुक्र की सतह पर रोवर उतारने की योजना है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शुक्रयान 1 एक ऑर्बिटर मिशन होगा। खास करके यहाँ पर यह शुक्र की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में रहेगा, अर्थात यहाँ पर रोवर या फिर लैंडर उतारने की फिलहाल इस समय इसरो की कोई भी ये योजना नहीं है, इसलिए ये कथन गलत था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस मिशन की बात करें तो यह मिशन शुक्र के वातावरण, गैसीय संरचना, सतह की विशेषताओं और बादल के अध्ययन पर केंद्रित होगा। ये सभी मतलब इसमें संचालित होने वाली है, जो खास करके इसरो की तरफ से बातें निकल कर आई है। अच्छा, शुक्रयान की बात हो रही तो शुक्रयान 1 जो ये भारत का पहला शुक्र मिशन होगा। ऐसे में अगर हम बात करें मंगल मिशन के बारे में हमने पढ़ा है, चंद्र मिशन के बारे में पढ़ा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सूर्य मिशन, आदित्य L1 के बारे में पढ़ा है। अब जाके फाइनली अब शुक्र मिशन हमें देखने को मिल रहा है। तो शुक्र मिशन लॉन्च होगा 2026 में। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब ये ध्यान रखिए पहला शुक्र मिशन है और शुक्र ग्रह के एक्चुअली अगर हम बात करें, आइए कुछ डिटेल में पॉइंट को देखते हैं। देखिए शुक्र ग्रह जो ये सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे स्थान पर है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो शब्द हमने प्रयोग किया है सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे स्थान पर, एक चीज समझिएगा, अगर हम बात करें सौर मंडल की, जो वर्तमान में 8 संज्ञा मतलब 8 ग्रहों की एक्चुअली वास्तविक संज्ञा दी गई है। ऐसे तो प्लूटो भी उसमें शामिल था, लेकिन प्लूटो को 2006 में उसे बौने ग्रह की संज्ञा दी गई, जो खास करके प्राग में जो खास करके सम्मेलन हुआ था वहां पर। अब ये समझिएगा जो 8 ग्रह है, अगर हम बात करें सूर्य के अनुसार दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले आएगा बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चीज यहाँ पर क्रम आपको ध्यान रखना है। देखिए शुक्र ग्रह के बारे में, अच्छा यहाँ पर वो चीज हमने लिख भी दिया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको यहां पर भी आप देख सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अच्छा, एक चीज यहां पर मुझे यह भी आपको बताना है कि जो 4 ग्रह आपको यहां पर दिख रहा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
इन चारों ग्रहों को आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कितने ग्रहों को आंतरिक ग्रह की संज्ञा दिया गया है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अच्छा, उसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना अन्य जो 4 ग्रह है इसे बाह्य ग्रह की संज्ञा दिया गया है। अच्छा, शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई कुछ बातें और भी, जैसे कि उसकी तेज चमक के कारण उसे शाम का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। हालांकि ये कोई तारा नहीं है, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, हालांकि यह तारा नहीं बल्कि एक ग्रह है, लेकिन यह सूरज के बाद आपको ध्यान रखना आकाश में सबसे उज्जवल खगोलीय पिंड है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। सौर मंडल के एक्चुअली में हम यहाँ पर फिलहाल बात कर रहे हैं। अच्छा, सौर मंडल की बात अगर हम कर रहे हैं तो आइए कुछ चीजों को और भी हम देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले जो एक्चुअली हम आपको बता रहे थे ग्रहों का सही क्रम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें भी एक चीज आपको याद रखना है, जो ग्रहों का जो मतलब घूर्णन गति है। एक्चुअली इस प्रकार का एक प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे ग्रह हैं जो खास करके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, जिस स्थिति में मैं हूं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे घूमना हुआ, ठीक है। और ऐसे में यहां पर ये समझिएगा, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हमने लिखा है, जैसे कि बात करें यहाँ पर। अच्छा, ये देख लीजिए, जो बुध, एक सेकंड, यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो शुक्र ग्रह है और उसके अतिरिक्त जो अरुण है, अरुण को आप लोग जानते हैं किस नाम से, यूरेनस नाम से। तो ये आपको ध्यान रखना कि 2 ग्रह जो है, ये आपको बता दूं कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, मतलब ऐसे घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन इसके अतिरिक्त जो रिमेनिंग 6 ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, इस प्रकार से। तो ये चीज ध्यान रखिए, जो घूर्णन जो है मतलब इसको लेकर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जो उसकी स्थिति है उसको लेकर। अब यहाँ पर शुक्र ग्रह की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन शुक्र पे ही रिलेटेड है। शुक्र ग्रह से संबंधित एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उसके बारे में कुछ पॉइंट को यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। वो कौन सा प्रश्न है, किस एग्जाम में, किस वर्ष पूछा गया, ध्यान रखिए, बहुत कॉन्फिडेंस यहाँ से आपको मिलेगा। देखिए, सौर मंडल में पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया। ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? देखिए, शुक्र है। एनडीए 2021 में पूछा गया है। एक चीज यहाँ पर समझना है कि इसमें शुक्र के अतिरिक्त अरुण भी होगा, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, सौर मंडल का सबसे उज्जवल ग्रह कौन सा है जिसे कि नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है? शुक्र है। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। देखिए, शुक्र ग्रह की जो घूर्णन दिशा ये क्या है? ये वार्मामथ है। ये आपको ध्यान रखना, यूपीएससी सीडीएस 2019 में पूछा गया है। ये वार्मामथ के अतिरिक्त कई सारे ग्रह दक्षिणावर्त भी घूमते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला पॉइंट है कि शुक्र ग्रह पर वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? तो ऐसे में राइट आंसर होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये यूपीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया। अच्छा, शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना कम क्यों मानी जाती है? दरअसल अत्यधिक तापमान और यहाँ पर CO2 गैस के कारण यहाँ पर जीवन की संभावना एकदम बेहद कम मानी जाती है वैज्ञानिकों के आधार पर। और ये बिहार एसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया है। अगला, कौन सा ग्रह सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाता है? शुक्र ग्रह। ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये सारे जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित, ये ध्यान रखिए। अच्छा, पिछले क्लास में भी हमने किसी एक टॉपिक को लेकर बताया था। ये पर डे आपको किसी एक टॉपिक को लेकर हम ये बताएंगे कि ये सारे जो प्रश्न है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न कहां पर पूछे गए हैं, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, ये चीज ध्यान रखेगा। अच्छा, यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी और हम आपको देने वाले हैं। इतना डिटेल में आपको हम बता रहे हैं, वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, ये सौर मंडल से जुड़ी हुई बेसिक सी जानकारी है, आप लोग चाहें तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। हम फिलहाल इसे स्किप करते हैं। ये अपने आप में बेसिक से जरूर है, लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ पर जो एक्चुअली हम जानकारी देने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। मुसरन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर, ये आपने जरूर कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। ये हमने इसी सीरीज में आपको पढ़ाया है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, आइए यहाँ पर एक बार देखिए। ये चीजें पढ़ाया हुआ, मैं यहाँ पर पढ़ के एक बार से रिपीट आपको करा देता हूँ। देखिए, पिछले साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए क्रेटर यानी गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी थी, जो कि मंगल ग्रह पर जो खोजा गया था। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और क्रेटर का नाम भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि PRL के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखने की मंजूरी दी थी। अच्छा, ये तीनों गड्ढे मंगल ग्रह के थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। मंगल ग्रह तो ध्यान रखना, साथ साथ थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र यहाँ पर। अब इसमें एक चीज समझिएगा, इसको खास करके इसको लेकर इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि जो मुसरन क्रेटर की हम बात कर रहे हैं, इसका नाम जो
जो है उत्तर प्रदेश, जो हाथरस जिला है, यहाँ के एक शहर के नाम पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं हिल्सा की बात करें, हिल्सा क्रेटर का जो नाम है, ये बिहार के एक शहर जो नालंदा जिला के अंतर्गत आता है, इसके नाम पर हिल्सा रखा गया, हिल्सा के नाम पर रखा गया हिल्सा क्रेटर, ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, मुसरन और हिल्सा जो नाम है क्रमशः पीआरएल के यानी कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वर्तमान निदेशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज और इनके अतिरिक्त एक वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती के जन्म स्थान के सम्मान के रूप में चुना गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। कम से कम इतना तो हम बोल सकते हैं कि बिहार को एक बहुत बड़ी उपलब्धि खास करके मिला है अभी हाल ही के दिनों में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, भारत सरकार द्वारा निजी वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर या नेशनल हाईवे पर यात्रा हेतु घोषित वार्षिक फास्टैग पास की जो कीमत है, ये क्या निर्धारित की गई है? राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि जो वार्षिक पास की जो कीमत है, जो प्राइस है, वो 3,000 रुपये निर्धारित की गई है। आइए इसको लेकर हम चीज़ों को देखते हैं। देखिए भारत, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर सार का लिखा गया, गलत हो गया, ये तो सरकार होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। बात यहाँ पर हो रही है भारत सरकार की। तो भारत सरकार ने यह वार्षिक पास राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले निजी वाहनों के लिए जारी किया है। एक चीज समझिएगा, ये जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उसके लिए नहीं है, जो पर्सनल जो निजी वाहन होते हैं उसके लिए है। एक चीज यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिसकी वार्षिक मूल्य 3,000 रुपये रखी गई है और यह पास 1 वर्ष या फिर 200 यात्राओं तक मान्य रहेगा, यानी कि जो पहले हो जाए तब तक ये वैलिड रहेगा। यानी कि अगर 3,000 रुपये का फास्टैग का रिचार्ज करते हैं तो आप यहां पर ध्यान रखिए कि 1 वर्ष तक यात्रा निःशुल्क कर सकते हैं। टोल पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ये है कि 200 यात्रा तक इसका आप लाभ ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, मतलब किसी के लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है। वैसे लोग जो खास करके ज़्यादा सफ़र करते हैं अपने निजी वाहन से, तो उनके लिए मतलब ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वो लोग, बहुत लोग करेंगे भी, बहुत लोग जो खास करके जॉब में है, एक दूसरे शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिए, सरकार की घोषणा के अनुसार ये योजना जो है 15 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगी पूरे भारत में, और इसका उद्देश्य लगातार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुविधा और बचत प्रदान करना है। तो ये सारी बातें फिलहाल जो घोषणा हुई है वहां से निकल कर आती है, जो हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम लोग फास्टैग के बारे में। देखिए यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जो वाहन में टोल प्लाजा पर बिना रुके शुल्क कटौती की सुविधा देता है। जब आप वाहन में जाएंगे, अपने कार से जाएंगे टोल प्लाजा पे, तो वहां पर खास करके, अच्छा यहाँ पर हमने लिखा भी है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये तकनीक पर आधारित जो कैमरा सेंसर होता है, वो जो आपका गाड़ी का नंबर होता है वो आप उसको कैप्चर करता है, वो आप डिस्प्ले में भी सामने लगे होती है, उस पर देख पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो आपके फास्टैग में जैसे कि रिचार्ज होता है, जैसे मोबाइल में रिचार्ज होता है, उसी प्रकार से फास्टैग एक अकाउंट होता है, फोन पे आधे से लिया जाता है, वहां पर रिचार्ज करके रखना पड़ता है। उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो आपका वहां से डिडक्ट हो जाता है। 5 से 10 मिनट के पश्चात ये आपको, मतलब जब आप टोल पार कर जाते हैं तो आपको मैसेज भी मिल जाएगा कहाँ पर आपका गाड़ी, मतलब किस टोल प्लाजा को पार किया है और कितना रुपया कटा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आगे हम आते हैं कि भारत में यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2014 में अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर शुरू हुआ था, और आपको ध्यान रखना है 15 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय स्तर पर यह लागू हुआ, और 15 दिसंबर को एक्चुअली में। अच्छा, इसके अतिरिक्त लेकिन 1 फरवरी 2021 से यह सभी टोल प्लाजा पर अनिवार्य कर दिया गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। उन्होंने यह पद 27 मई 2014 को संभाला और तब से लगातार इस पद पर बने हुए हैं। और अगर हम बात करें इनके बारे में, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जितना विकास इन्होंने किया है, बतौर यहाँ अगर हम बात करें सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री, भारत के इतिहास में इतना विकास हमें कभी नहीं देखने को मिला है। ये हम गर्व से कह सकते हैं कि बहुत विकास ये मतलब इनके कार्यकाल में हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि विकास को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विकास हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब पहले की तुलना में बेहतर हुए हैं, ये चीज़ें समझिएगा। चलिए आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। द स्टार्स लाइट द वे, ये एक किताब है, ये ध्यान रखिए, नामक हालिया प्रकाशित उपन्यास
जिसमें आत्मा खोज नहीं बल्कि आत्म खोज और पारिवारिक सामाजिक संतुलन की कथा को दर्शाया गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया, इस पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि सुचेता राज खन्ना। अगर आप बी को टिक किए हैं तो बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए इस पुस्तक के बारे में समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं, इसके विषय वस्तु क्या वो देखते हैं। ये पुस्तक का कवर पेज है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, द स्टार्स लाइट द वे एक समकालीन अंग्रेजी उपन्यास है। इसे सुचेता राज खन्ना जो सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल की लेखिका है, इनके द्वारा लिखी गई है या फिर लिखा गया, ये यहाँ पर लिखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है, यह उपन्यास एक महिला पात्र साजमा की यात्रा को दर्शाता, जो कि अपनी पारिवारिक और राजनीतिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। 288 पेज की किताब अप्रैल 2025 में पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में वर्तमान में ये चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस वजह से ये चीज़ हमने आपके बीच रखा। अच्छा, पिछले क्लास में भी एक बुक को लेकर हम जानकारी दिए थे। अपने आप में इस चीज़ को समझिएगा, ध्यान रखिएगा कि किसी भी एग्जाम में ये प्रबल संभावना नजर आती है कि किसी भी बुक व लेखक से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और जितने भी बुक इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस सीरीज में हम आपको हर दिन कोई ना कोई बतलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है सिप्री, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री द्वारा 16 जून 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानतः कितने परमाणु हथियार हैं? देखिए, इस रिपोर्ट के आधार पर जो 16 जून 2025 को ईयरबुक आई है सिप्री की, इसके आधार पर 180 परमाणु हथियार है भारत के पास लगभग। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिप्री एक विश्वसनीय रक्षा शोध संस्था है जो हर वर्ष वैश्विक हथियार और सैन्य व्यय पर रिपोर्ट जारी करता है। 16 जून 2025 को जारी सिप्री ईयरबुक 2025 के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार थे। यह संख्या पाकिस्तान के लगभग 170 के, मतलब जो 170 परमाणु हथियार लगभग पाकिस्तान के पास है, इससे मतलब अधिक है। लेकिन चाइना से ये मतलब जो खास करके इतना के बीच है, मतलब 410 से 500 के लगभग आसपास में चाइना के पास है, इससे मतलब कम है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखेगा, यहाँ पर चाइना को लेकर ये भी कहा गया है कि परमाणु हथियार जो है चाइना में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, उसका जिक्र यहाँ पर शायद हमने कहीं पर किया है। अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया इस समय पूरी दुनिया में लगभग 12,000 से अधिक परमाणु हथियार है, जिनमें ज़्यादातर रशिया और अमेरिका के पास है। अच्छा, सिप्री की रिपोर्ट ने यह भी चिंता जताई है कि अब दुनिया एक नए परमाणु खतरे के दौर में जा रही है, जहाँ कई देश अपने हथियारों की संख्या बढ़ाने में लगे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं, और उनमें पारदर्शिता की भी कमी होती जा रही है। मतलब गुप्त रूप से इसका निर्माण होते जा रहा है। अब ये कुछ वर्षों में ऐसा हो जाएगा कि ये अंदाजा लगाना शायद ये कठिन हो जाएगा कि इस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। ठीक है, ये परमाणु युग का दौर में पूरी दुनिया अब प्रवेश कर चुका है, और ऐसे में कई जगह तो हम लोग देख भी चुके हैं इस तरह के हमला होते रहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब खतरा हो सकता है, खतरा साबित हो सकता है। परमाणु हथियार का जो इस्तेमाल हुआ था, जो आप लोग जानते हैं अमेरिका द्वारा प्रथम बार प्रयोग हुआ था, जो कि जापान पर 6 अगस्त को, फिर 9 अगस्त को जो जापान का शहर है हिरोशिमा, और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। अच्छा, ये दोनों परमाणु बम का नाम क्या है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो परमाणु बम गिराया गया था पहला 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, उसका नाम था फैटमैन, जबकि दूसरा जो गिराया गया था 9 अगस्त को नागासाकी पे, उसका नाम था लिटिल बॉय। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें सिप्री ईयरबुक 2025 के अनुसार, जो सिर्फ 5 परमाणु हथियार संपन्न देश है, ये डेटा जनवरी 2025 तक का इस रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत मैटर करेगा। तो लगभग यहाँ पर वो चीज़ हमने लिख दिया। रशिया पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, चाइना तीसरे स्थान पर है, फ्रांस चौथे स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पर है, और भारत इस मामले में 6ठे स्थान पर। अच्छा, यहाँ पर वो पॉइंट लिखा भी है कि परमाणु हथियार के मामले में भारत इस समय 6ठे स्थान पर है। तो ये रिपोर्ट है सिप्री की, वहीं से सिप्री ईयरबुक 2025 से हमने लिया है ये सारे डेटा को, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, सिप्री की रिपोर्ट जो भी हाल ही में एक और आई थी, इसके आधार पर चीजें हमने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, ये 2024-25 वाला ही है। एक चीज यहाँ पर ये समझिएगा, इस रिपोर्ट में हमने ये आपको बोला था कि सैन्य खर्च के मामले में अगर हम देखें तो पाकिस्तान से लगभग 9 गुना अधिक है। सैन्य खर्च मामले को लेकर ये रिपोर्ट थी, इसमें अमेरिका बहुत आगे है। आपको ध्यान रखना, अगर हम भारत की बात करें तो भारत सैन्य खर्च के मामले में इस समय दुनिया में 5वें स्थान पर है, और पाकिस्तान से तुलना करें तो 9 गुना हमारा अधिक बजट है। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे।
देखिए 2025 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड में विश्व की तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइंस के रूप में किस भारतीय एयरलाइन को चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा इंडिगो, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या लिखा गया कि तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन कौन बनी है? ये भारत की है इंडिगो। इसको लेकर यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं। 17 जून 2025 को पेरिस एयर शो के दौरान ये स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 में घोषणा हुई। यहाँ पर भारत की जो इंडिगो है एयरलाइन, इसको तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन यानी कि लो कॉस्ट एयरलाइन के रूप में चुना गया। ये तीसरे स्थान पर रहा इंडिगो। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो ये सिंगापुर की एक कंपनी एयरलाइन कंपनी है, स्कूट, ये दूसरे स्थान पर रही। पहले स्थान पर रही एयर एशिया, जिसका मुख्यालय कहां पर है? तो मलेशिया कुआलालंपुर में है, मलेशिया में एक्चुअली में। ये ध्यान रखें, यहाँ पर हमने वो लिखा भी है कि एयर एशिया मलेशिया की एक कम लागत वाली एयरलाइंस है जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में। ये ध्यान रखें। स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में और वर्ष 1996 से अपनी पहली सेवा जो उड़ान सेवा ये शुरू की है। अब ये चीज़ें ध्यान रखिए, जो अभी रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, ये रिपोर्ट मतलब किस पैमाने पर, मतलब ये क्या आधार है जिसके माध्यम से रिपोर्ट तैयार हुई है। देखिए ग्राहक संतोष एक प्रकार का खास करके टर्म है, मतलब ग्राहकों की संतुष्टि जो सफर करते हैं, और इसके बाद ऑन टाइम प्रदर्शन की समय का कितना पंक्चुअल है, ये सेवा गुणवत्ता आदि आधारों पर तय की जाती है। और एयर एशिया जो कि 2009 में पहली बार ये स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था और तब से लेकर लगातार हर वर्ष ये अवार्ड जीतती आ रही है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ध्यान रखिए, ये जो अवस्थित है ये विकल्प नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में है काली टाइगर रिजर्व। क से कर्नाटक और क से काली, विकल्प नंबर बी राइट है। देखिए काली टाइगर रिजर्व भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। और यहाँ पर यह ध्यान रखना, इससे पहले इस टाइगर रिजर्व को डांडिली, ये ध्यान रखिए, डांडिली टाइगर रिजर्व कहा जाता था। ये नाम पहले था, लेकिन 2015 में ये नाम परिवर्तित किया गया। इसमें संशोधन करते हुए इसे काली नदी के नाम पर काली टाइगर रिजर्व रखा गया। इसमें अब समझिएगा, चूंकि ये इसकी अवस्थिति को लेकर अभी हमने चर्चा दिया। अब यहाँ पर चूंकि अभी खबरों में क्यों है, एक्चुअली ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो दरअसल हाल ही के कुछ वर्षों में वन विभाग ने यहाँ पर 498 परिवारों को जो यहाँ पर निवास करते थे, जंगल क्षेत्र से इन्हें विस्थापित किया और जबरदस्ती विस्थापित किया गया, ताकि यहाँ पर मतलब एक उद्देश्य था कि इस क्षेत्र को मानव रहित बफर जोन बनाया जा सके। ठीक है, ये चीज मतलब ध्यान रखते हुए ये किया गया था। लेकिन अब समझिएगा, पिछले साल उसी क्षेत्र में 39 ट्रैकिंग रूट खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई, जिससे इसका कड़ा विरोध हुआ और होता आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, अर्थात एक और जहाँ पर लोगों को यहाँ से हटाया गया, वहीं दूसरी ओर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य भी हुआ। तो इसी को लेकर खास करके विरोध यहाँ पर मतलब हो रहा है, और वजह यही है कि मतलब ये सारी चीजें खबरों में है। तो मूलतः बात यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कर्नाटक में ये स्थित है और पहले क्या नाम था, ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न बनते हैं कि मतलब चर्चा में जो है ये कहाँ पर है, किससे संबंधित है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न है कि भारत सरकार के किस वरिष्ठ नौकरशाह ने 16 जून 2025 को 45 वर्षों की सेवा के बाद G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने भारत की वैश्विक कूटनीति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। अच्छा, G20 शेरपा की बात करें, एक प्रकार से दूत आप बोल सकते हैं G20 का, भारत का दूत। शेरपा मतलब दूत ही होता है एक प्रकार से, मतलब इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अमिताभ कांत, आपने कई बार पढ़ा होगा, हमने विस्तृत तौर पर कई चर्चाएं इसको लेकर किया है। G20 को लेकर भी बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आज के इस क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। जो 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने आपको दिया है, मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कल वाला ही प्रश्न रिपीट हो गया। चलिए एक प्रश्न मौखिक रूप से हम आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सपोज कीजिए आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, उस एग्जाम के प्रश्न पत्र में आपको एक प्रश्न दिखता है कि निम्नलिखित में से क्या इस वर्ष 2025 में मनाए गए बिहार दिवस, जो 113वां बिहार दिवस है, उसका थीम क्या है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। चीज़ों को जिस प्रकार से हमने पढ़ाया है, आपको मेरे ख्याल से आंसर करना चाहिए, आपको मेरे ख्याल से याद होगा, तो जरूर बताइए। अच्छा, टेस्ट सीरीज को लेकर आपको ध्यान रखना, अगला जो पेपर है ये आपको मिलेगा 22 जून को
9 बजे शाम में समय पर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस कोर्स के माध्यम से। जो लोग नहीं लिए हैं कोर्स को जरूर ले लीजिए, बेहतरीन तैयारी यहाँ से आपकी हो जाएगी। करेंट अफेयर्स का ये वाला कोर्स है, कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। अच्छा, बीपीएससी वाला अगर कोर्स लेते हैं तो करेंट अफेयर्स का ये जो कोर्स है लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लगता है कृपया जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।